everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस। तो जितने भी स्टूडेंट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझना चाहते हैं उन सब के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द बीए स्टूडेंट्स एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने को, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म में। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप वो ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या रिफॉर्म्स वो लेकर आए थे और उसकी एडिशन में फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करते हैं। 1786 सीई में जो कॉर्नवालिस है वो ही वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज बोथ द गवर्नर जनरल एज वेल एज कमांडर इन चीफ इन इंडिया। एंड जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 में, उसके बाद आप देखेंगे एक नई चीज़ होती है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके मेंबरशिप जो है रिड्यूस करके 3 कर दिए थे। तो देयर वर नाउ 3 मेंबर्स ऑफ द देयर वर 3 मेंबर्स इन दी गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब इससे क्या होता है, वन ऑफ देम was to be the commander in chief. This change enabled the governor to get a majority even if he could get the support of only one councillor because he also had the casting vote. तो देखिए ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके तहत ये होता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के पास पावर नहीं थी क्योंकि काउंसिल में 4 मेंबर थे और उनकी बात जो है वो सुनी नहीं जाती थी। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जब यहाँ पे आप देखोगे कि 3 मेंबर्स हुए, तो जिसकी वजह से जो गवर्नर जनरल है उनके पास पावर ज़्यादा आ जाती है और मेजॉरिटी उनकी होती है। तो अल्टीमेटली जो भी गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे वो ही डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा चेंज आता है कि गवर्नर जनरल के पास अब पावर आ गई है, मेजॉरिटी आ गई है। आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 द गवर्नर जनरल हैड बीन गिवन द पावर टू ओवरराइड अ मेजॉरिटी इन हिज काउंसिल इन इमरजेंसीज व्हिच मेड हिम द रियल सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। एंड इन्हीं सब वजहों से आप देखेंगे क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी आ गई है और वो ओवरराइड कर सकते हैं मेजॉरिटी को, तो जिसकी वजह से अब एक्चुअली में पूरे इंडिया का आप देखेंगे सुप्रीम हेड कौन हो गया, वो है गवर्नर जनरल। एंड ही वाज स्पेशली चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ फाइंडिंग आउट अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम। अब उनकी ड्यूटी क्या थी, तो उनका सबसे पहले काम तो ये था कि वो सोल्यूशन ढूंढे, एक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन लेकर आए लैंड रेवेन्यू की प्रॉब्लम से। दूसरा काम क्या था, स्टैब्लिशिंग एन ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट जुडिशियल मशीनरी, तो एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम लेके आए। ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, कमर्शियल डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज करें। एंड टू रीइंस्टेट ब्रिटिश रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले जो भी ब्रिटिश सर्वेंट थे वो बहुत ही करप्ट प्रूफ हो गए थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक और काम था कॉर्नवालिस का कि इनकी रेपुटेशन जो है उसको बेटर करें। तो ये कुछ काम था, और जो भी वो मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए कॉर्नवालिस, उनको हम बोलते हैं कॉर्नवालिस सिस्टम और द सिस्टम ऑफ 1793। आगे हम देखेंगे इसको कॉर्नवालिस कोड क्या था वो भी देखते हैं। तो ये जो सिस्टम वो लेकर आए उसको बोला जाता है कॉर्नवालिस सिस्टम और द सिस्टम ऑफ 1793। और ये इसकी शुरुआत होती है बंगाल से और उसके बाद ये स्प्रेड करता है इन ऑल ओवरऑल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कॉर्नवालिस लेफ्ट बिहाइंड द tradition of service which was lasting value in Indian administration, and it is generally admitted that he was the first honest and incorruptible governor general India ever saw। तो देखिए एक नया सिस्टम लेकर आए इंडिया में, और एक और चीज़ थी कि ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और गवर्नर जनरल्स के लिए कि वो भी बिल्कुल जिनके अंदर करप्शन नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे इसके बाद जो भी गवर्नर जनरल आए मेजॉरिटी आप देखेंगे वो करप्ट नहीं थे। ठीक है, ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इनका टेन्योर जो है इंडिया में आप देखेंगे रहा है 1786 से लेकर 1793 सीई में, और जो भी वो रिफॉर्म्स लेकर आए आप वन बाय वन अब हम उसको डिस्कस करेंगे। Lord Cornwallis issued a series of regulation in 1793 for governing the civil, policing and judicial administration in British India। तो लॉर्ड मतलब इन सीरीज ऑफ रेगुलेशन लेके आते हैं 1793 में। ठीक है, बहुत सारी रेगुलेशंस लाते हैं जो कि किससे डील करती थी, सिविल, पुलिसिंग और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, और इसी को हम कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ कॉर्नवालिस कोड पे, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो जो भी चेंजेस लेकर आए सिविल, पुलिसिंग और जुडिशियल सिस्टम में, उस जो भी रिफॉर्म्स लेकर आए उसी को हम कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। और इससे रिलेटेड आप देखेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, कमर्शियल रिफॉर्म्स लेकर आए हैं,
पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, एंड लास्टली रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो परमानेंट सेटलमेंट है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेवेन्यू रिफॉर्म था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू की फील्ड में। तो अब वन बाय वन हम ये सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स। तो इस फील्ड में इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज चेंजेस इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कुछ चेंजेस वो लेकर आए हैं, वो क्या हैं हम देख लेते हैं। सो द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एट फोर्ट विलियम इन बंगाल वाज डिजाइन्ड टू फर्निश द रिक्विजिट information for the formulation of policy and to carry it out the orders of the company's government। अब देखिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये कहाँ पे था, ये फोर्ट विलियम बंगाल में था, और इसका काम क्या था कि ये जो भी पॉलिसी कंपनी ने बनानी है उसके लिए इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जो भी कंपनी की गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको कैरी आउट करे। तो ये इनका मेन पर्पस था। 1784 में जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था कंपनी का, उसकी 3 मेन ब्रांचेस थी। कौन कौन सी थी, जनरल, और दूसरा है रेवेन्यू, और तीसरा है कमर्शियल ब्रांच, ठीक है। तो ये 3 ब्रांचेस थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की। इसके बाद जो सिविल सेक्शन ऑफ द जनरल ब्रांच वाज अंडर द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। एंड जो सिविल सेक्शन था जनरल ब्रांच का, वो किसके डायरेक्ट कंट्रोल में था, गवर्नर जनरल के। और उसके अलावा उनके पास इट वाज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। जो सिविल सेक्शन है उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां पे सेक्रेटरीज अपॉइंटेड है, और वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो कॉर्नवालिस है उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया सेक्रेटेरिएट को। वो कैसे किया, सो अ सेक्रेटरी जनरल वाज अपॉइंटेड फॉर द पब्लिक, सीक्रेट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट्स थे, दैट इज पब्लिक, सीक्रेट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, इन तीनों के लिए एक कॉमन जो है आप देखेंगे सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया। जो सेक्रेटरी जनरल का काम था इन तीनों डिपार्टमेंट्स को देखना। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट में सेपरेटली आप देखोगे सब सेक्रेटरी अपॉइंटेड थे, एंड दिस अरेंजमेंट प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट व्हाइल यूनाइटिंग ऑल अंडर द सेक्रेटरी जनरल। इससे क्या हुआ, जो पब्लिक, सीक्रेट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट भी है, उनके पास अपने सब सेक्रेटरी भी है, प्लस वो यूनाइटेड भी है एक सेक्रेटरी जनरल के अंडर। तो ये चेंज लेकर आए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। और इसके बाद कॉर्नवालिस ऑल्सो established a separate judicial department with proceedings kept under 2 distinct head, that is civil and criminal। देखिए पहले क्या था, जो भी सर्वेंट था, जो भी ऑफिशियल था, उसको दोनों फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते थे, सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने ये दोनों चीजों को अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। सो ही एस्टैब्लिश अ सेपरेट जुडिशियल डिपार्टमेंट, जो कि एक जिसके 2 अलग अलग हेड है, एक सिविल को डील करेगा और एक क्रिमिनल केसेस को डील करेगा। सो इसके अलावा द अदर सेक्शंस और ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर कंट्रोल्ड बाय इंटरमीडिएट अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये तो कुछ मेजर थे। इसके अलावा भी बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स थे, बोर्ड इन्होंने स्टैब्लिश किए, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश किया, द मिलिट्री बोर्ड स्टैब्लिश किया, एंड द बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो ये चीज किया, और ये सब किसके अंडर थे, ये सब थे किसके अंदर, अंडर द काउंसिल, जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके अंडर डायरेक्टली ये आते थे, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने करी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। दूसरा हम देखते हैं क्या किया, यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो यहाँ पे ये कोशिश कर रहे थे कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब में यहाँ पे वो चाह रहे थे कि यूरोपियंस को एम्प्लॉय किया जाए, ठीक है। सो द सिविल सर्वेंट्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी वर नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड कॉर्नवालिस एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ कंप्लीट यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये चाहते थे कि पूरी तरीके से जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इसमें सिर्फ कौन होंगे, यूरोपियंस होंगे, ठीक है। इंडिया में कौन होंगे, यूरोपियंस। तो यूरोपियनाइजेशन चाहते थे। सो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस 2 डिविजन्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। 2 डिवीजन बनाई, पहली थी कॉवेनेंटेड और दूसरी है अनकॉवेनेंटेड, ठीक है। तो 2 डिवीजन बनाते हैं इंडियन सिविल सर्विस में या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, एक है कॉवेनेंटेड और दूसरी है अनकॉवेनेंटेड, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क की काम क्या करेगी, दूसरा पे स्केल क्या होगा, और तीसरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी। तो ये
3 बेसिस पे इन डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया गया। जो कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस थे उसमें आप देखेंगे मेनली मतलब उसमें सिर्फ यूरोपियंस होते थे, जिसमें ब्रिटिश पर्सनल्स होते थे। दे ऑक्यूपाइड हायर पोस्ट इन द गवर्नमेंट, मतलब ऑब्वियसली यूरोपियंस हैं तो उनको अच्छी जगह पोस्टों पे रखा जाएगा। एंड दे द एम्प्लॉयज वर रिक्वायर्ड टू पास एग्जामिनेशन टू यूनिवर्सिटी लेवल एंड साइंड अ कॉन्फिडेंट और बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर टू सर्व द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे होगा, उनको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी लेवल पे और उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसके तहत वो ये मानेंगे कि उनका एक अच्छा बिहेवियर होगा। ठीक है, ये थे कॉवेनेंटेड, जिसमें आप देखेंगे सिर्फ यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं। दूसरे या अनकॉवेनेंटेड सिविल सर्विस, इसमें कौन होते थे, इसमें नेटिव बॉर्न इंडियंस होते थे, जो नेटिव इंडियंस होते थे, हु वर अपॉइंटेड एट द लोअर रंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेटिव्स हैं तो आप देखेंगे उनको लोअर लेवल पे अपॉइंट किया जाता था। द इंडियंस वर गिवन लो सैलरीज, और अगर हम उनके कॉवेनेंटेड से कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में इनको काफी कम सैलरी मिली जाती थी एंड देवर डिनाइड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन सर्विस। तो इंपॉर्टेंट चीजों से मतलब जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, वो सारी यूरोपियंस के पास है। कुछ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से भी इनको हटाया गया है। और क्या है, आर्मी में आप देखेंगे इंडियंस वर गिवन दे कुड नॉट राइज अबव द पोजीशन ऑफ जमादार और सूबेदार। ठीक है, तो आर्मी में अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट पोस्ट है, इससे ज्यादा ऊपर इनको प्रमोशन मिलेगा ही नहीं। तो सबसे हाईएस्ट वो जमादार या सूबेदार बन सकते हैं। और सिविल सर्विस में आप देखेंगे दे नॉट अबव द स्टेटस ऑफ मुंसिफ और सदर आमीन और डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, तो वो मुंसिफ या उसको सदर आमीन कह ले, डिप्टी कलेक्टर कह ले, उनसे ऊपर वो पोस्ट पे नहीं आ सकते। तो आप देखेंगे जो अनकॉवेनेंटेड है उनके ऊपर रूल्स है कि इससे ऊपर वो नहीं जा सकते। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे जो कॉर्नवालिस थे, ही हैड अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट इंडियन कैरेक्टर। उन्होंने पहले ही दिमाग में बना लिया था कि इंडियंस जो है उनका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो करप्ट है, उनमें इंटेग्रिटी नहीं है, उनमें वो केपेबल नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे उन्होंने उनको काफी लोअर पोजीशन पे रखा था। एंड ये जो कॉर्नवालिस का एटीट्यूड था, इट सीम्स he was very much prejudiced against Indians and he put the official seal on the policy of racialism। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो रेसिस्ट हैं, बहुत क्लियरली रेसिस्ट है, क्योंकि कलर के बेसिस पे जो है वो आप देखोगे ड्यूटीज या काम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। सो ये जो पॉलिसी थी which bedeviled Anglo-Indian relation till British rule lasted in India। तो इसकी शुरुआत आप देखेंगे कॉर्नवालिस ने करी, रेशियलिज्म की, रेशियल सुपरियोरिटी की। ठीक है, और उन्होंने इंडियंस को हमेशा लोअर पोजीशन पे ही रखा और ये तब तक चलता रहा जब तक कि इंडिपेंडेंस, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे तब तक उनका एटीट्यूड ऐसा ही रहा। नेक्स्ट क्या है, सप्रेशन ऑफ करप्शन एंड प्राइवेट ट्रेड अमंग कंपनी सर्वेंट। तो आपको पता है शुरू से ये प्रॉब्लम थी कि जो कंपनी के सर्वेंट थे वो काफ़ी करप्ट थे, वो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे। तो आप देखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, करप्शन की और प्राइवेट ट्रेड वो ना करे, तो उसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए। तो सबसे पहले कॉर्नवालिस पुट अ स्टॉप टू द लार्ज कमीशन received by the company servant and enforced strict regulation against accepting gifts and presents and indulging in private trade। तो ये मेक श्योर किया गया कि कुछ भी कमीशन जो कंपनी के सर्वेंट रिसीव करते हैं या कोई भी गिफ्ट उनको मिलता है, प्रेजेंट मिलता है, या फिर वो प्राइवेट ट्रेड में, उस चीज़ को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाए। और उस क्योंकि उनकी सैलरी कम थी इस वजह से वो ये सारी चीज़ें करते थे। ठीक है, वो गिफ्ट लेते थे, प्रेजेंट लेते थे, तो उस चीज़ को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो सिविल सर्वेंट्स थे उनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया, स्पेशली जो कॉवेनेंटेड जो मेंबर्स थे, ठीक है, उनकी सैलरी को इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ही इशूड इंस्ट्रक्शन टू एवरी सर्वेंट टू डिक्लेयर देयर प्रॉपर्टी अंडर ओथ बिफोर ही लेफ्ट इंडिया। कि मतलब जो भी सर्वेंट है उसको ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो अंडर ओथ होगा, मतलब वो सच बताएगा, ठीक है, इंडिया से जाने से पहले कि उसके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ही रिक्रूटेड एबल सर्वेंट्स ऑन मेरिट एंड डिसरिगार्डेड रिकमेंडेशंस। कि उन्होंने वही ऑफिशियल अपॉइंट किए जिनके अंदर काबिलियत थी, मेरिट बेसिस पे अपॉइंट किया। आप देखेंगे ऐसा मिलता है कि एक रिकमेंडेशन आई थी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन आई थी फ्रॉम द प्रिंस ऑफ वेल्स, वो भी उन्होंने खारिज कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ केपेबल लोगों को ही जो है सर्विस पे रखा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स वर सेपरेटेड सो दैट दे माइट नॉट अब्यूज देयर पावर। कि उन्होंने जो जुडिशियल फंक्शन था और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, ठीक है, वो दोनों अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर एक ही इंसान के पास दोनों पावर है तो उसका वो गलत इस्तेमाल करेगा, इसी वजह से उन्होंने इस पावर को बांट दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया,
As he himself was honest and incorruptible, he set an example for others to be honest and upright. क्योंकि अब इंसान अगर जो लीडर है अगर वो उसमें ही काबिलियत नहीं है तो लोग क्यों फॉलो करेंगे. तो उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि वो बहुत ही ऑनेस्ट थे और वो बिल्कुल करप्ट नहीं थे, तो जिसकी वजह से बाकियों को भी वो एग्जाम्पल मतलब बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जाम्पल तो लोगों को भी उसको फॉलो करना पड़ा जो बाकी के सिविल सर्वेंट थे. लास्टली ही रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्वेंट्स इन ऑर्डर टू अफेक्ट इकोनॉमी. जो नंबर ऑफ सर्वेंट्स थे उनको भी कम कर दिया जिससे कि सैलरी कम देनी पड़े, जिससे कि इकोनॉमी पे प्रेशर कम पड़े. तो ये कुछ जो है आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो लेकर आए. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स या जिसको हम कहते हैं कॉर्नवालिस कोड. तो इसके केस में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेपरेशन, जो पहला पॉइंट है सेपरेशन ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो इन्होंने क्या किया, देखो कॉर्नवालिस जब आए थे ऑफिस में 1786 में, उससे पहले क्या था, कलेक्टर का काम था वो दो ड्यूटीज परफॉर्म करता था. वो एक तो he was the head of the revenue department in districts and he also enjoyed extensive judicial and magisterial power. तो एक इंसान के पास, कलेक्टर के पास रेवेन्यू कलेक्शन की भी पावर है और मैजिस्ट्रियल और जुडिशियल पावर भी है. अब कॉर्नवालिस ने क्या किया, इस दोनों को अलग कर दिया. नाउ कॉर्नवालिस राइटली बिलीव दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल पावर इन द हैंड्स ऑफ द कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट हिंडर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. उनको लगता है कि अगर एक इंसान के पास दोनों पावर होगी तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, जिस वजह से कॉर्नवालिस ने इस दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर लिया. द कॉर्नवालिस कोड डाइवेस्टेड द कलेक्टर ऑफ ऑल जुडिशियल एंड मैजिस्ट्रियल पावर. तो कलेक्टर के पास जितनी भी मैजिस्ट्रियल और जुडिशियल पावर थी वो उससे छीन ली और अब उसका काम क्या था, सिर्फ रेवेन्यू को एडमिनिस्टर करना. ठीक है, और इसके अलावा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जजेस वर अपॉइंटेड फॉर द सिविल कोर्ट्स. तो अब अगर कलेक्टर नहीं देखेगा जुडिशियल मतलब जुडिशियल सिस्टम को, ठीक है, तो कौन देखेगा. तो उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जो सिविल मतलब वर अपॉइंटेड फॉर द सिविल कोर्ट, जो कि इन सारे केसेस को डील करेगा. दूसरा क्या किया इन्होंने, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुंसिफ कोर्ट, आमिन कोर्ट, रजिस्ट्रार्स कोर्ट्स. सो इन्होंने क्या किया, दीज कोर्ट्स वर सेटअप इन लार्ज टाउन. तो बड़े बड़े शहरों में मुंसिफ कोर्ट, आमिन कोर्ट और रजिस्ट्रार कोर्ट सेटअप किए गए. सबसे लोवेस्ट लेवल पे था मुंसिफ कोर्ट, सबसे नीचे लेवल पे, या आमिन कोर्ट जिसको कहते हैं. और यहाँ पे कौन होता था, एक इंडियन ऑफिसर होता था और 50 रुपए से ज़्यादा का बड़ा वो केस नहीं देखता था. तो जो भी ₹50 के अंडर के केसेस हैं वो कौन देखेगा, वो डील किए जाएंगे कहाँ पे, मुंसिफ कोर्ट या आमिन कोर्ट में, जहाँ पे एक इंडियन ऑफिसर प्रिसाइड करता है. उसके ऊपर आता है रजिस्ट्रार, जो कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार. यहाँ पे जो है एक यूरोपियन ऑफिसर प्रिसाइड करता था और वो कितने तक का 200 रुपए तक की वैल्यू का केस देखेगा, उससे ऊपर का वो नहीं देखता था. नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, सिविल कोर्ट सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट. सो अब इन्होंने, आप देखेंगे अपनी सहूलियत के लिए द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, देन डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन विलेजेस. तो आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे ही completely separated the operations of the civil and criminal court. ठीक है, जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स थे उनको भी अलग अलग कर दिया गया. अ सिविल कोर्ट अंडर अ यूरोपियन जज वाज स्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट. मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया जहाँ पे जज कौन होगा, यूरोपियन होगा, और उसको हेल्प करने के लिए 2 इंडियंस होंगे जो कि वेल वर्स्ड होंगे इन लॉ. कौन से, जैसे काजी होगा जो मॉमडन्स के केसेस को डील करेगा, मतलब उनके लॉज जिसको पता होंगे. दूसरा पंडित होगा जिसको हिंदू लॉज पता होंगे. और ये आप देखेंगे 500 रुपए तक के केसेस को डील करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद 4 प्रोविंशियल अपील कोर्ट्स वर स्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो ये प्रोविंसेस में आप देखेंगे कौन कौन से, कैलकाटा, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना. इन चारों प्रोविंस में आप देखेंगे अपैलेट कोर्ट स्टैब्लिश किए गए. एक था सदर्न दीवानी अदालत, इट रिमेन द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर सिविल केसेस. ठीक है, ये हमने खैर वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे भी किया था कि सदर दीवानी अदालत है जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जो किसको डील करेगा, सिविल केसेस को. और दूसरी तरफ है सदर निजामत अदालत जो डील करेगा क्रिमिनल केसेस को. एंड दीज कोर्ट्स प्रिसाइडेड ओवर बाय इंग्लिश जजेस. और आपको पता है यहाँ पे इंग्लिश जज होंगे. एंड ये कितने अप टू 1000 रुपीज तक के केसेस को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ ग्रेडेशन केम द सदर दीवानी अदालत एट कैलकाटा. इसके और ऊपर आता है सदर दीवानी अदालत. ठीक है, जिसको प्रिसाइड करता है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल. और ये आप देखोगे 1000 से ऊपर के केसेस को ये डील करते हैं. ठीक है, और इसके बाद आता है अपील्स फिल्ड बिफोर द किंग इन काउंसिल. तो एक
आप देखेंगे किंग इन काउंसिल के पास भी डिस्प्यूट्स जाते थे और वो डील करते थे अराउंड 1000 से ₹5000 के मोर देन ₹1000 अप टू ₹5000, तो 1000 से 5000 के बीच के जो केसेस के डिस्प्यूट्स है वो किंग इन काउंसिल में सॉल्व किए जाते थे। एंड इसके बाद आता है यूरोपियन जजेस हैड टू गो ऑन सर्किट। ठीक है, ये सर्किट में जाते थे किसके लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए, एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सेशन जजेस फॉर डिस्पेंसिंग जस्टिस इन डिस्ट्रिक्ट्स। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है सर्किट के लिए जाते थे जिससे कि क्रिमिनल केसेस और को वो डील कर सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हिंदू एंड मोमडन सिस्टम ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, different penal and civil courts were applied to give justice to Hindus and Muslims. Hindu and Mohammedan system of laws were to be followed in civil cases between Hindu parties and Mohammedan parties. देखिए हिंदू लॉज अलग थे, मुस्लिम लॉज अलग थे, और सिविल केसेस के लिए ये दोनों लॉज की ज़रूरत थी। ठीक है, तो हिंदू पार्टी के लिए हिंदू लॉज को फॉलो किया जाता था एंड मुस्लिम पार्टी के लिए मुस्लिम मोमडन्स के लिए उसको किया जाता था। और इसके अलावा अगर कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है, उसके अलावा कोई डिस्प्यूट है किसी और रिलीजन का, तो उसके लिए जो जज है उसके कॉन्सेंस और उसकी जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता था। और विलियम जोन्स ने जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनकी सहूलियत के लिए ही हेल्प्ड कॉर्नवालिस in carrying out his judicial reforms by translating existing Hindu Muslim penal codes into English। तो हिंदू मुस्लिम पीनल कोड्स जो लिखे गए थे, जो लॉज थे उसमें, ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया जिससे कि जो इंग्लिश स्पीकिंग जजेस हैं उनको थोड़ी जो सहूलियत मिले। ठीक है, सो ये था। और इसके अलावा हम देखेंगे, नहीं ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स वो लेकर आए हैं। सबसे पहले दिस कोड अबॉलिश्ड वंस फॉर ऑल सच बार्बरस पनिशमेंट एज म्यूटिलिएशन डिप्राइविंग द कॉन्विक्ट ऑफ एनीलिंग। तो इस तरीके की जो सिवियर हार्श पनिशमेंट दी जाती थी जिसमें कि बॉडी पार्ट्स को कट कर दिया जाता था, वो अब स्टॉप कर दी गई। दूसरा इन्होंने क्या किया, कोर्ट फीस पेड बाय द लिटिगेंट्स वर अबॉलिश। जो भी लिटिगेंट जो भी फाइल कर रहा है वो कोर्ट फी भरता था, वो अबॉलिश कर दी गई। और इसके अलावा लीगल फीस जो है जो लॉयर्स चार्ज करते थे वो इट वाज मॉडरेट, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं थी। तो ये कुछ रिफॉर्म्स किए। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि कौन कौन से लेवल पे कोर्ट्स हैं। तो आप देखेंगे सबसे छोटे लेवल पे मुंसिफ या आमीन कोर्ट, और यहाँ पे नेटिव जज होता था। ठीक है, और ये आप देखोगे अप टू ₹50 के केसेस ट्राई करते थे। ठीक है, इसके ऊपर है रजिस्ट्रार कोर्ट। जो रजिस्ट्रार कोर्ट है उसमें आप देखेंगे यूरोपियन ऑफिसर होता था और वो देखेंगे अब तक ₹200 तक की वैल्यू का केस देखता था। उसके ऊपर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखोगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट होते थे। ठीक है, और सिविल कोर्ट में आप देखोगे यूरोपियन जज होते थे। ठीक है, और उसको असिस्ट करने के लिए दो वेल वर्स्ड मतलब गाजी और पंडित जो लॉज जानते थे हिंदू और मुस्लिम्स के, वो होते थे। और ये जो सिविल कोर्ट है यहाँ पे आप देखोगे ये सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में होता था और यहाँ पे ₹500 तक के केसेस डील किए जाते थे। उसके ऊपर आता है अपेलेट कोर्ट्स। ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स जिसको हम कहते हैं, वो कैलकाटा, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में था। ठीक है, दो सिविल और क्रिमिनल इसमें डिवाइडेड थे रूल्स। तो सदर दीवानी अदालत जहाँ पे सिविल केसेस डील किए जाते थे वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता था। ठीक है, और दूसरी तरफ था सदर निजामत अदालत जो कि क्रिमिनल केसेस को डील करता था, और यहाँ पे आप देखेंगे यूरोपियन जजेस होते थे और ये अप टू ₹1000 तक के केसेस को ट्रायल करते थे। इसके ऊपर एक कोर्ट आता है जिसको कहते हैं सदर दीवानी अदालत जो कि कैलकाटा में था, और इसको प्रिसाइड कौन करता था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, और ये देखते थे अप टू ₹1000 तक के केसेस। इसके ऊपर आता है किंग इन काउंसिल जहाँ पे आप देखेंगे 1000 से लेकर 5000 तक के केसेस को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता था। तो ये थे मेन कोर्ट्स। आप डिफरेंट लेवल पे आप देखेंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें कि कॉर्नवालिस का जुडिशियल रिफॉर्म कैसा था, तो आप देखेंगे द जुडिशियल सिस्टम सेटअप बाय कॉर्नवालिस वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इक्विटी की बात कर रहा है बट ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहा है। एंड दे कॉडिफाइड सेक्युलर लॉ बुक, मतलब पहले जो कि रिलीजियस लॉज होते थे और या पर्सनल लॉ ऑफ द रूलर होता था, उसको बदलकर अब आप देखेंगे कॉडिफाइड सेक्युलर लॉ कर दिए गए। ठीक है, और इसके अलावा जो सोवरेनिटी ऑफ लॉ वाज प्रोक्लेम्ड इन अनमिस्टेकेबल एंड ठीक है, अब अल्टीमेटली आप यही देखोगे कि
हाउएवर इन्होंने प्रॉपर तरीके से कोडिफाइड किए, सेक्युलर लॉज किए, ठीक है, जो सबके लिए इक्वल हो। बट यहाँ पे आप देखोगे जो जस्टिस था वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, कॉमन आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कोर्ट में केसेस को फाइल करना। और आप देखेंगे जो एजुकेटेड थे, जो थोड़ा अपर स्ट्रेटा था, वो कहीं ना कहीं पुअर को और अनएजुकेटेड को जो है उनको मिसयूज कर रहा था, ठीक है, उनकी तो कोई सुनता नहीं था। तो ये जो कोर्ट का सिस्टम था, इसकी वजह से कुछ आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। सो आज इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म, कमर्शियल एंड देन द रेवेन्यू रिफॉर्म्स, जिसमें हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट। आई होप आपको जो मैंने आज इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe, and please do not forget to subscribe the channel, like, share, and comment.